हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 8 के देखिए जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो हम आपको आज की इस वीडियो में यहाँ पे पूरा का पूरा कवर कराने वाले हैं। तो मानव कल्याण एवं सूक्ष्म जीव जो हमारा चैप्टर 8 है, इसके जितने भी इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो हम आपको आज के इस वीडियो में पूरा का पूरा कवर कराएंगे। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वायरस यानी कि विषाणु की खोज किसने की। तो आपको साइंटिस्ट का नाम बताना है कि वायरस की खोज किसने की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इवानोवस्की। इवानोवस्की ने सबसे पहले वायरस या विषाणुओं की खोज की। इन्होंने टोबैको मोजाइक वायरस नामक विषाणु की खोज की थी सबसे पहले। ये इन्होंने 1892 ईस्वी में खोजा था। तो यानी वायरस की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने की थी 1892 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सर्पिल रूप से कुंडलित बैक्टीरिया कहलाते हैं। तो यदि सर्पिल रूप से आप सर्पिलाकार संरचना आप देखे होंगे, तो सर्पिल रूप से यदि कोई कुंडलित बैक्टीरिया है तो उसका आपको एक एग्जाम्पल देना है, यानी किसी ऐसे बैक्टीरिया को बताना है जो कि सर्पिल रूप से होता है कुंडलित आकार का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पाइरिला। क्या हो जाएगा? स्पाइरिला। ये एक सर्पिल रूप से कुंडलित बैक्टीरिया होता है। अगला प्रश्न है, यीस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है। तो यीस्ट जो कवक होता है इसका उपयोग किसके उत्पादन में होता है? तो एथिल एल्कोहल के उत्पादन में होता है। यह चीज आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि बीटी कार्टन किसके प्रतिरोधी होते हैं। ये क्वेश्चन भी आप लोग पढ़े हैं कि बीटी कार्टन क्या है। तो आप देखे थे कि बीटी कार्टन जो है ये कीटों के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न करते हैं, अर्थात कीटों के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। तो बीटी कार्टन किसके प्रतिरोधी हैं? तो याद रखना है आपको, इंसेक्ट यानी कि कीटों के प्रति। अगला प्रश्न है, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर ये किस प्रकार के बैक्टीरिया या जीवाणु होते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये दोनों ही नाइट्रीफाइंग यानी कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया हैं। दोनों ही नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, चाहे वो नाइट्रोसोमोनास हो चाहे नाइट्रोबैक्टर। ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति या उपजाऊ शक्ति में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है कि दूध से पनीर बनाते समय जो फलों की सुगंध डालने से जो पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योगर्ट। कभी भी दूध से पनीर बनाते समय यदि फलों की सुगंध डालने से बना पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है? योगर्ट कहलाता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि एक पीड़कनाशी का नाम लिखना है। किसी एक पीड़कनाशी का नाम लिखना है। तो पीड़कनाशी को आप देखेंगे, इसका सबसे बड़ी एग्जांपल है एजेडिरेक्टिन। क्या है? एजेडिरेक्टिन। यह एक पीड़कनाशी है। इसके बाद अगला प्रश्न है, फसलों के साथ उगे हुए अवांछित पौधे क्या कहलाते हैं। तो फसलों के साथ जो अवांछित पौधे उगाते हैं उसे हम कहते हैं खरपतवार या वीड्स। तो वीड्स या खरपतवार क्या होते हैं? ये फसलों के साथ कुछ अवांछित पौधे उगाते हैं जो कि फसलों को नष्ट करने का काम करते हैं। ये खरपतवार कहलाते हैं, यानी कि वीड्स कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि कवक रोधी जीवाणुविक प्रतिरक्षी पदार्थ कहलाता है। तो कवक का रोधित करने वाला या कवक को रोधित करने वाला जो जीवाणुविक प्रतिरक्षी पदार्थ है वो कहलाता है पॉलीमिक्सिन। क्या कहलाता है? पॉलीमिक्सिन कहलाता है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों द्वारा खरपतवार नियंत्रण को क्या कहते हैं। तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा यदि खरपतवार का नियंत्रण होता है तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? जैविक नियंत्रण। क्या कहते हैं? जैविक नियंत्रण कहते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरफेरॉन क्या है। तो आपको याद रखना है कि इंटरफेरॉन क्या होते हैं? ये प्रतिविषाणु प्रोटीन होते हैं या प्रतिवायरल प्रोटीन, कहीं कहीं पे आपको लिखा मिलता है, इसका मतलब भी वही है। तो ये प्रतिविषाणु प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन क्या है। तो पेनिसिलिन आप देखेंगे कि पेनिसिलिन एक प्रतिजैविक है और पेनिसिलिन की यदि खोज पूछे, जैसा कि यहां पे पूछा गया है, पेनिसिलिन की खोज किसने की। तो पेनिसिलिन की खोज की थी सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी किसकी खोज? पेनिसिलिन की खोज की थी। इन्होंने पेनिसिलिन की खोज कब की थी? 1928 में की थी। कब की थी? 1928 में की थी, यानी 1928 में। तो पेनिसिलिन की खोज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी 1928 में। अगला प्रश्न है कि बायोगैस का प्रमुख घटक है। बायोगैस में कौन सी गैस प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है मीथेन। मीथेन का फार्मूला आप सभी लोग जानते हैं CH4। तो बायोगैस का जो प्रमुख घटक होता है वो कौन सा है? मीथेन गैस। अगला प्रश्न है BOD। BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। आपसे यहां पे पूरा नाम पूछा गया है तो बताना है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि योगर्ट क्या है।
तो योगर्ट आपको याद रखना है कि जैसे दही होता है उसी प्रकार से योगर्ट भी एक दुग्ध उत्पाद है, यानी कि दूध से बनने वाला प्रोडक्ट होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस मछली का उपयोग मच्छरों के नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो एक ऐसी मछली का नाम बताना है जिसका उपयोग मच्छरों के नियंत्रण के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है गैम्बूसिया मछली। क्या है? गैम्बूसिया मछली का प्रयोग हम मच्छरों के नियंत्रण के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, एक यहां पे फुल फॉर्म पूछा गया है आईपीएम। आईपीएम का पूरा नाम आपको बताना है। तो इसका पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। क्या है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। अगला प्रश्न है, दूध को दही में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव का नाम लिखना है। तो आपको याद रखना है लैक्टोबैसिलस। ये लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है यही दूध से दही बनने में अहम भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है, जीवाणुओं पर संक्रमण करने वाले विषाणु कहलाते हैं। तो ऐसे विषाणु या वायरस जो कि जीवाणुओं के ऊपर आक्रमण करते हैं उनको हम जीवाणु भोजी कहते हैं। क्योंकि जीवाणुओं का भक्षण करते हैं इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे? जीवाणु भोजी। तो जीवाणु भोजी एक वायरस है जो कि जीवाणुओं के ऊपर संक्रमण करता है यानी कि अटैक करता है, उन्हें नष्ट करने का काम करता है। अगला प्रश्न है कि पेनिसिलिन प्रतिजैविक किस कवक से प्राप्त किया जाता है? तो यहां पे आपको कवक का नाम बताना है जिसमें से पेनिसिलिन प्रतिजैविक को हम प्राप्त करते हैं। तो कवक का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। इस पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से ही पेनिसिलिन हम प्रतिजैविक प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, सिरका उत्पादन में किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है? तो सिरका उत्पादन में इंपोर्टेंट आपको याद रखना है एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है एसिटोबैक्टर एसिटी। तो एसिटोबैक्टर एसिटाई कहीं कहीं पे लिखा मिलता है। तो एसिटोबैक्टर एसिटाई ये जो बैक्टीरिया होता है ये सिरका उत्पादन में अहम भूमिका निभाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। तो माइकोप्लाज्मा को हम पीपीएलओ कहते हैं। पीपीएलओ का मतलब होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी प्लूरोनिमोनिया समजीव। तो माइकोप्लाज्मा को आपको याद रखना है कि इसे हम पीपीएलओ भी कहते हैं। माइकोप्लाज्मा में आपको याद रखना है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसमें कोशिका भित्ति के स्थान पर एक त्रिस्तरीय प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। तो इस प्रकार से माइकोप्लाज्मा आप देखेंगे कि सबसे छोटी प्रकार की कोशिका यदि कोई होती है तो वो होती है माइकोप्लाज्मा, जिसको कि हम पीपीएलओ भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्वपोषी नाइट्रोजन स्थिरीकरणकर्ता सूक्ष्म जीव का नाम बताना है। तो किसी ऐसे सूक्ष्म जीव का नाम बताना है जो कि स्वपोषी होता है और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एनाबीना। एनाबीना जो है ये स्वपोषी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला सूक्ष्म जीव होता है। अगला प्रश्न है कि नास्टाक एवं एनाबीना को कहा जाता है। तो नास्टाक एवं एनाबीना को हम क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि लेग्यूमिनेसी कुल की जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु है। कौन सा जीवाणु लेग्यूमिनेसी कुल के, यानी जो दाल कुलें होती है जिनको हम लेग्यूमिनेसी कुल कहते हैं, उनकी जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम। क्या है? राइजोबियम। अगला प्रश्न है कि राइजोबियम, एजोला और एनाबीना किसके, आप ये कह सकते हैं कि ये किस प्रकार के स्रोत हैं? तो ये सभी के सभी क्या होते हैं? ये जैव उर्वरक होते हैं। तो आपको याद रखना है राइजोबियम, एजोला और एनाबीना ये तीनों की तीनों क्या होते हैं? यहां पे आगे लिख लेना क्या होते हैं। तो ये होते हैं जैव उर्वरक। तो ये जैव उर्वरक होते हैं जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं तो भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि लाते हैं। तो ये जैव उर्वरक होते हैं। अगला प्रश्न है कि कवक का पादप जड़ों के साथ सहजीवी संबंध का उदाहरण है। यानी कवकों का पौधों की जड़ों के साथ जो सहजीवी प्रकार का संबंध पाया जाता है उसे, उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है? माइकोराइजा। तो माइकोराइजा जो है कवक और पादपों की जड़ों के बीच पाया जाने वाला सहजीवी संबंध होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, आर्कीबैक्टीरिया को कहा जाता है। तो आर्कीबैक्टीरिया को हम जीवित जीवाश्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवित जीवाश्म भी कहते हैं, यानी कि लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। अगला प्रश्न है, बिना आसवन के बनने वाले एक एल्कोहलिक पेय का नाम लिखना है। तो एक एल्कोहलिक पेय पदार्थ का नाम लिखना है जो कि बिना आसवन के तैयार हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है वियर। वियर को बिना आसवन के ही तैयार किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, ब्रेड बनाने में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ईस्ट कवक का प्रयोग किया जाता है। ईस्ट को हम सैक्रोमाइसीज सेरेविसी भी कहते हैं। तो सैक्रोमाइसीज सेरेविसी आप लिख सकते हैं या आप ईस्ट लिख सकते हैं।
तो ये ब्रेड बनाने में प्रयुक्त कवक होता है। तो इस प्रकार से यहां पे 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 8 के, जिनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।